वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का रिवीजन। बेटा आज हमने रिवाइज करके चलना है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बेटा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को भी रिवाइज करने का वही तरीका रहेगा। हम क्लास के अंदर जो हमने नोट्स हमने रेफर करे थे, बेसिकली इस चैप्टर के हमने स्टडी मटेरियल एक्सक्लूसिव रखा था। ठीक है, हम पहले गो थ्रू करके चलेंगे, देन हम क्वेश्चंस करेंगे। बेटा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की अगर हम बात करके चलें तो बेटा डिबेंचर रिडम्पशन जो होता है वो कवर्ड होता है सेक्शन नंबर 71 के थ्रू। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के चार तरीके होते हैं। एक है आप लमसम में पेमेंट कर सकते हो, दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट, तीसरा है ओपन मार्केट के अंदर आप अपने डिबेंचर्स को बाय कर सकते हो, और चौथा तरीका होता है कि आप कन्वर्जन कर सकते हो शेयर्स के अंदर। ओपन मार्केट में बाय करने वाला तरीका क्या है, मैं सिखा क्यों रहा हूँ कि अगर बाय एनी चांस किसी क्वेश्चन में बेटा जरूरत पड़ गई तो हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, बेसिकली होता क्या है ओपन मार्केट लमसम का, तो मतलब आप समझ रहे हो कि हो तो होगा क्या कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से 3 इयर्स 5 इयर्स 7 इयर्स ये डिबेंचर रिडीमेबल है, तो कंपनी क्या करेगी, एक लमसम उनको पेमेंट कर देगी, खत्म। दूसरा क्या, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट मींस आप क्या करके चल रहे हो, रिडम्पशन जो कर रहे हो से ईयर वाइज करके चल रहे हो, सो एवरी ईयर यू आर रीपेइंग समथिंग। परचेज इन ओपन मार्केट के अंदर आप ऐसे कह सकते हो, कंपनी क्या करती है बेटा, अपने ही डिबेंचर्स को क्या कर लेती है, बाय कर लेती है। अब कंपनी ने जब डिबेंचर इशू करा होगा, से सपोज करो इशू करा था फेस वैल्यू के ऊपर 100 रुपए के ऊपर। अब मान लेते हैं कि ये जो डिबेंचर्स हैं ये ओपन मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं बेटा, जैसे आपका शेयर्स ट्रेड होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से भी ट्रेड होते हैं, तो आपके ओपन मार्केट में से ट्रेड हो रहे हैं एट 98। कंपनी अपने डिबेंचर्स क्या कर लेगी, 98 में खुद ही खरीद लेगी। ठीक है, तो कंपनी को यहाँ पर क्या हो गया, 2 रुपए का फायदा हो रहा है। कंपनी को यहाँ क्या हो गया, 2 रुपीज का फायदा हो गया। अब जरा सोच के देखना, अगर मान लो यही डिबेंचर 101 पे ट्रेड हो रहा होता, 100 पे ट्रेड हो रहा होता, 102 पे ट्रेड हो रहा होता, तो कंपनी बाय ना करती। क्यों? उसमें कंपनी को कोई फायदा नहीं है बल्कि लॉस हो रहा है। आप सोच के देखो, मैंने आपको 100 रुपए की चीज दी, ठीक है, अब वो मार्केट में ट्रेड हो रही है डिबेंचर, ठीक है, डिबेंचर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। क्या मैं उसको 102 में खरीद लूंगा? नहीं, अगर 102 में खरीदूंगा मेरा तो नुकसान हुआ। तो मैं तब खरीदूंगा जब वो लोअर प्राइस के ऊपर होगा। तो जब वो 98 पे होगा हम उसको खरीद लेंगे, तो मेरी बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स टू बैंक, जब मैं खरीदूंगा। फिर उसके बाद मैं डिबेंचर कैंसिल कर दूंगा, किस तरीके से, 10% डिबेंचर डेबिट कर दिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन एंड टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। अगला तरीका क्या होता है, बाय कन्वर्जन इन शेयर्स। बेटा इसके अंदर क्या होता है, हम डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन दिया होता है हमने कि अगर आप चाहो तो आपके डिबेंचर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनटू शेयर्स कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो जो डिबेंचर होल्डर अगर चाहेगा हम उसके शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इन शेयर्स हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जितने डिबेंचर होल्डर ऑप्ट करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन होता है, मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शन होता है। तो कुछ डिबेंचर होल्डर ये कहेंगे कि हमें कैश ही चाहिए, कुछ डिबेंचर होल्डर कहेंगे नहीं हमें शेयर इशू कर दो। तो जो शेयर इशू करने के लिए कह देंगे उनको हम शेयर इशू कर देंगे। ठीक है, चले बेटा, फिर इसके बाद यस नेक्स्ट सर। क्या आता है, प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब प्रोविजंस की बेटा अगर हम बात करके चले तो प्रोविजन में हमारे पास क्या आता है, सेक्शन नंबर 71 बेसिकली बेटा हमने यहाँ पे कवर करके चलना है। सेक्शन नंबर 71 वन क्या कहता है कि एक कंपनी जो है वो डिबेंचर इशू कर सकती है टू विद एन ऑप्शन की कन्वर्ट करा जा सकता है उन डिबेंचर्स को शेयर्स के अंदर, आइदर होली और पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। जिस टाइम पे रिडम्पशन होगी कह रहे उनको शेयर्स के अंदर क्या करा जा सकता है, कन्वर्ट करा जा सकता है। कहेंगे लेकिन ये जो ऑप्शन है कन्वर्जन का, वो ना जब जिस टाइम पे डिबेंचर इशू करे जा रहे हैं तभी वो ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, एंड स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास होना चाहिए जनरल मीटिंग के अंदर, वो कन्वेट एग्जिट होना चाहिए। सेक्शन नंबर 71 टू कहता है कि कोई भी कंपनी ऐसे डिबेंचर इशू नहीं कर सकती जिसके अंदर वोटिंग राइट है। और सेक्शन नंबर 71 फोर की अगर हम बात करके चलें, वो ये कहता है कि अगर डिबेंचर किसी कंपनी ने इशू करे हैं तो कंपनी को क्या करना चाहिए बेटा, एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डीआरआर जो है कंपनी को क्रिएट करके चलना चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी जो भी अवेलेबल है डिविडेंड की पेमेंट के लिए, यानी फ्री रिजर्व में से आप डीआरआर क्रिएट करके चलोगे, एंड अमाउंट जो है वो आप क्रेडिट करके चलोगे। ठीक है, जो कि यूटिलाइज नहीं होगी किसी और पर्पस के लिए, जो अमाउंट क्रेडिट हुई है वो किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज जो है बच्चे नहीं होगी, अदर देन फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब बेटा आगे बढ़े हम थोड़ा सा, तो अब हमारे पास देखो इसके अंदर क्या चीज आती है, मैं बिल्कुल ही चैप्टर ऐसे करवा दूंगा जैसे आपको दोबारा उठाना ही ना पड़े। ठीक है, हमें लग जाएगा 1 और 10 मिनट्स 15 मिनट्स चलेगा। डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, बेसिक सिंपल भाषा में बताता हूँ, डिबेंचर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक कंपनी जो है इशू करके चलती है अपनी कॉमन सील के अंदर, एक्नॉलेज करते हुए कि वो डेट को, और उसके अंदर रीपेमेंट की टर्म्स होंगी कि प्रिंसिपल कब रीपे होगा, इंटरेस्ट कब रीपेबल होगा, तो उसके अंदर टर्म्स होती है। ठीक है, अब
कंपनी जो है यहाँ पर अब क्या लगती है, यहाँ पे अगर हम सीधा चलते हैं अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से, जो हमें अब आना जाना जरूरी है, सीधा उसके ऊपर जाए रिडम्पशन के ऊपर। तो बेटा डिबेंचर्स जो होते हैं ना वो रिडीमेबल होते हैं। यूजुअली क्या होते हैं, रिडीमेबल होते हैं, या तो बदले में कैश दिया जाएगा या उनको इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करा जाएगा आफ्टर सर्टेन पीरियड। अब जो रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं वो रिडीम कैसे कर सकते हैं, या तो आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ ईयर, से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद हमने उसको रिडीम कर दिया, या फिर आफ्टर एट एनी टाइम आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स हैव इलैप्स्ड सिंस देयर इशू। मतलब हमने बोला कि 10 साल के डिबेंचर थे, लेकिन 3 साल बाद रिडम्पशन करी जा सकती है। तो द मोमेंट 3 इयर्स हो गए, 3 इयर्स के बाद कभी भी रिडम्पशन करी जा सकती है। फिर क्या है, एक स्पेसिफाइड नोटिस देकर या फिर एनुअल ड्राइंग से, यानी एनुअल बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ हम क्या करते जा रहे हैं कि रिडम्पशन जो है वो होती रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या आता है, एक कंपनी जो है वो अपने डिबेंचर्स को परचेज भी कर सकती है एज एंड व्हेन कन्वीनियंट। ओपन मार्केट में परचेज करके चलेगी, और कब करके चलेगी, जब डिस्काउंट पे होगा, उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा, फिर कैंसिल कर देती है वो। अब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बेटा यहाँ पे कंसेप्ट आता है, कह रहे हैं एक कंपनी जो डिबेंचर इशू करके चलती है ना बेटा, उसको ना डीआरआर क्रिएट करना होता है आउट ऑफ द प्रॉफिट जो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, यानी फ्री रिजर्व में से। और कह रहे हैं ये जो आपने डीआरआर के अंदर अमाउंट आपने क्रेडिट करा होगा, आप इस अमाउंट को कहीं और यूज नहीं कर सकते हो। बेसिकली ऐसा क्यों करा जाता है, उसके पीछे का लॉजिक समझो। बेटा हमने क्या करना होता है, डिबेंचर जब रिडीम करने होते हैं तो डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है। अब अगर मैं कुछ अमाउंट अलग नहीं करूंगा ईयर वाइज, तो होगा क्या, जिस टाइम भी रिडम्पशन की बारी आएगी तो मेरी लिक्विडिटी पोजीशन हिलेगी। तो हम हर साल क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट अपने प्रॉफिट में से ट्रांसफर करके डीआरआर में ट्रांसफर कर लेंगे, विच इज स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ओनली। और हम इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो हम इस पैसे को जब इन्वेस्ट करेंगे, जो भी अप्रोप्रिएट अमाउंट रहेगा, हम इस मैनर में इन्वेस्ट करके चलते हैं कि जिस टाइम पे रिडम्पशन में मुझे पैसा चाहिए, मैं इन्वेस्टमेंट को बेचूं और मुझे पैसा मिल जाए। तो वो होती है हमारी डीआरआर आई, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जब अब लास्ट ईयर होगा या जिस टाइम पे हमें रिडम्पशन करके चलनी है, हम इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, और हम जो अमाउंट आएगा उसको हम यूज करके चलेंगे, किस चीज के लिए, रिडम्पशन के पर्पज के लिए हम उस अमाउंट को यूज कर लेंगे। अब डीआरआर की जो रिक्वायरमेंट है वो उसके बारे में सेक्शन नंबर 71 में बताया गया है। क्या कहता है, कह रहे हैं जब एक कंपनी डिबेंचर इशू करती है इस सेक्शन के अंदर, तो उसको डीआरआर क्रिएट करना होगा आउट ऑफ प्रॉफिट जो अवेलेबल है, और ये जो अमाउंट आपने क्रेडिट करी है डीआरआर के अंदर, आप कहीं और यूटिलाइज नहीं करोगे। कंपनी को इंटरेस्ट पे करना चाहिए और रिडीम करने चाहिए डिबेंचर, जो भी इशू की टर्म्स रहेंगी उस अकॉर्डिंग। कहने जहां पर एक कंपनी जो है, अगर मान लो डिबेंचर्स रिडीम नहीं कर पाती है मेच्योरिटी डेट के ऊपर, या इंटरेस्ट नहीं के पर पे कर पाती है जिस टाइम पे वो ड्यू था, तो जो ट्रिब्यूनल होगा, ठीक है, वो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स या डिबेंचर ट्रस्टी, वो क्या करेंगे, मीटिंग करने के बाद, आफ्टर मीटिंग द कंसर्न पर्सन, जो भी हैं पार्टीज हैं, वो ऑर्डर दे सकती है कि भाई आप क्या करके चलोगे, डिबेंचर्स रिडीम करके चलोगे, प्रिंसिपल की रीपेमेंट करके चलोगे, इंटरेस्ट की रीपेमेंट करके चलोगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर बैलेंस इन डीआरआर क्या है। कहेंगे जहां पर कंपनी डिसाइड करती है कि वो एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बेटा मेंटेन करके चल रही है, तो वो डीआरआर के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करेगी। जब अमाउंट ट्रांसफर करेगी वो प्रॉफिट्स में से करेगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर एंट्री हो जाएगी। ठीक है। बेसिकली इस पैसे को ना सेट असाइड रख दिया गया कि इसको हम रिडम्पशन के लिए यूज करके चलेंगे। अब कंपनी क्या करती है, इमीडिएटली आउटसाइड इन्वेस्टमेंट खरीद लेती है। तो कंपनी जब इन्वेस्ट करेगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, डीआरआर आई टू बैंक एंट्री हो जाएगी। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ना एक कंसेप्ट आता है कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का। कहेंगे मान लीजिए आपने डिबेंचर्स जो है वो परचेज करे हैं विद इन द इंटरेस्ट पीरियड, तो जो प्राइस रहेगा वो कम इंटरेस्ट रहेगा। बट अगर आपने परचेज करे हैं एक्स इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जो है डेट ऑफ परचेज तक का वो एडिशनली पेबल होगा। सिंपल सी बेटा इसके अंदर समझते हैं एक तरीके से। ठीक है, यहां पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। बेटा मान लेते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। मैं आपको कह रहा हूं कि जो डिबेंचर इंटरेस्ट मिलता है वो 31 दिसंबर और 30 जून को मिलता है। अब जरा सोच के देखना, अगर मान लीजिए कि हमने यहां पर कहीं 1 मई को डिबेंचर जो है आपने खरीदे किसी से, ठीक है, आप डिबेंचर होल्डर थे, मैंने आपसे से यहां पर डिबेंचर खरीदे। आप बस मुझे इतना बताना बेटा, आपको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, क्या 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिला होगा लास्ट? अगला इंटरेस्ट कब मिलेगा, क्या 30 जून को मिलेगा? यस। यस सर। आपने डिबेंचर यहां बेच दिए। जब आप मुझे यहां पे डिबेंचर बेचोगे, तो जो डिबेंचर जितने में बेचोगे एक तो वो हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा क्या आप मुझे कहोगे कि भी 4 महीने सर का। कि 4 महीने का इंटरेस्ट भी तो दो मुझे। ठीक यस है। सर।
आप में से 4 महीने का इंटरेस्ट लोगे ना, क्योंकि इन 4 महीने डिबेंचर होल्डर आप थे, इस पे आपका हक है। लेकिन कंपनी जब डिबेंचर इशू इंटरेस्ट देगी उस टाइम पे मैं डिबेंचर होल्डर रहूंगा, तो कंपनी तो मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट उठा के दे देगी। तो जिस टाइम में मैं आपसे डिबेंचर लूंगा ना, आप में से डिबेंचर की कॉस्ट तो लोगे लोगे, साथ में आप में से इंटरेस्ट भी लोगे। अब अगर तो प्राइस कम इंटरेस्ट बेसिस के ऊपर है, कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग। मतलब एक हो सकता है कि जो आपने मेरे से प्राइस लिया आपने उसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड करा हुआ है, ठीक है। दूसरा है कि एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो हम इंटरेस्ट जो है वो क्या करेंगे, अलग से हम पे करके चलेंगे, किसको, बायर सेलर को। गॉट इट, ताकि इंटरेस्ट का इंपैक्ट आ सके। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, हमें ना डीआरआर बेटा क्रिएट करके जो चलना होता है, हमें एडिक्वेट डीआरआर क्रिएट करना चाहिए। अब वहां पर रूल नंबर 18(7) है बेटा, कंपनीज एक्ट आप सीए इंटर लेवल में आगे ज्यादा डिटेल में पढ़ के चलते हो, ठीक है। तो उसके अंदर रूल नंबर 18(7) है। रूल नंबर 18(7) जो है कंपनी शेयर्स एंड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल 2019 के अंदर बोला कि कंपनी जो है उसको कंप्लाई करना होगा डीआरआर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट जो है कि आपको जो भी आपके डिबेंचर्स मेच्योर हो रही हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के एंड में 31 मार्च को जो भी आपके डिबेंचर मेच्योर हो रहे हैं, यू हैव टू कंप्लाई विद द डीआरआर रिक्वायरमेंट। कह रहे हैं आपको डीआरआर प्रॉफिट में से क्रिएट करना होगा और लिमिट दी गई है। कह रहे हैं अगर एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेटेड बाय आरबीआई है, या बैंकिंग कंपनी है, चाहे पब्लिक प्ले डिबेंचर्स के लिए है या प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स के लिए है, तो कह रहे हैं उस केस में आपको कोई डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं अगर आपकी कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 272 में बताए गए हैं, कह रहे हैं वहां पर आपको डीआरआर जो क्रिएट करना होगा वो एप्लीकेबल होगा एज एप्लीकेबल टू एनबीएफसी जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब लिस्टेड कंपनी जो है, अब जो अदर देन एआईएफ है, बैंकिंग कंपनी है, कह रहे हैं अगर लिस्टेड एनबीएफसी है जो रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ, या फिर लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, चाहे पब्लिक डिबेंचर्स है चाहे प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स है, कोई डीआरआर रिक्वायर्ड नहीं है। कोई और लिस्टेड कंपनीज है, चाहे पब्लिक डिबेंचर्स है प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर है, अगेन डीआरआर नहीं रिक्वायर्ड। तो अगर अब तक पढ़ा तो बेटा डीआरआर कहीं चाहिए ही नहीं। सर फिर क्वेश्चन आता है कि डीआरआर चाहिए तो चाहिए कहाँ। अनलिस्टेड कंपनीज के केस में भी कह दिया कि अगर अदर देन एआईएफआई बैंकिंग कंपनी कोई अनलिस्टेड एनबीएफसी है जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, या कोई अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर के लिए, तो वहां पर भी डीआरआर नहीं चाहिए। तो सर रह कौन सी गई, कोई अदर अनलिस्टेड कंपनी विच इज अदर देन एआईएफआई बैंकिंग कंपनी, ठीक है, एनबीएफसी एंड एचएफसी। अब आपको क्वेश्चन के अंदर वो जब भी कंपनी का नाम देगा, कंपनी के ब्रैकेट के अंदर या तो आपको लिस्टेड कंपनी देगा, अगर लिस्टेड कंपनी दे रहा है सीधी सी बात है वहां तो डीआरआर चाहिए ही नहीं। अगर अनलिस्टेड कंपनी होगी ना तो वहां पर वो लिखेगा कि दिस इज अदर देन एआईएफआई बैंकिंग, ठीक है, एनबीएफसी, एचएफसी। तो आप समझ आना वहां पर आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, और कितना डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, जितने आपने डिवेंचर इशू करे हुए हैं उसकी जो वैल्यू है 10% उसका आपको डीआरआर क्रिएट करके चलना होगा। तो 10% इज द अमाउंट, ठीक है। 10% का आप डीआरआर बच्चे क्या करके चलोगे, क्रिएट करके चलोगे, ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ डीआरआर। बेटा जो कहता है कि रूल नंबर 18(7) के अंदर बोला गया है कि जितनी भी कंपनीज है, चाहे आपकी लिस्टेड एनबीएफसी है, चाहे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, चाहे आपकी अदर लिस्टेड कंपनीज है, चाहे कोई अनलिस्टेड कंपनी है जो कि एनबीएफसी और एचएफसी नहीं है, कहेंगे वो 30 अप्रैल से पहले पहले जो उसने डिबेंचर इशू करे हुए हैं 15%, मतलब कह रहे हैं कि उसको इन्वेस्ट करके चलना होगा कितना, कम से कम 15% ऑफ द डिबेंचर जो मेच्योर हो रहे हैं एंड ऑफ द ईयर में। तो 15% अमाउंट आपको इन्वेस्ट करके चलना होता है। अब इन्वेस्टमेंट करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, डीआरआर आई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब आप इन्वेस्टमेंट किसमें कर सकते हो, शेड्यूल्ड बैंक के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज हैं गवर्नमेंट की, तो ये अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कोई सिक्योरिटीज है 1882 के अकॉर्डिंग, या कोई बॉन्ड्स हैं अनएंकम्बर्ड बॉन्ड्स हैं जो इशू करे हुए हैं किसी और कंपनी जो नोटिफाइड है इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर, तो ये हमें अब याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना पता है कि 15% की इन्वेस्टमेंट करके चलनी है। अब वो कहता है कि जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट करा है या इन्वेस्ट करा है, ठीक है, वो यूटिलाइज नहीं होना चाहिए किसी भी और पर्पस के लिए, यानी वो सिर्फ किस लिए यूज होगा, रिडम्पशन के लिए ही यूज होगा। कह रहे हैं अगर मान लीजिए कोई अमाउंट डिपॉजिट डिपॉजिट रह जाता है या इन्वेस्टेड रह जाता है, जो भी अमाउंट डिपॉजिट या इन्वेस्टेड है वो कभी भी 15% से नीचे नहीं जाना चाहिए, किसका, ऑफ द डिबेंचर्स जो रिडीम होके चल रहे हैं, मेच्योर होके चल रहे हैं 31 मार्च को ऑफ नेक्स्ट ईयर।
अगर मान लीजिए पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, तो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर में बेटा डीआरआर आप क्रिएट करके चलोगे इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ओनली। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या हुआ कि कुछ डिबेंचर ऐसे हैं जो शेयर्स में कन्वर्टेबल हैं, कुछ है जो नहीं है। तो जो शेयर्स में जितना कन्वर्टेबल नहीं हो रहा, आप सिर्फ उसी हिस्से के लिए डीआरआर क्रिएट करके चलोगे। और जो क्रेडिट करा है अमाउंट अपने डीआरआर, वो अदर देन रिडम्पशन आप कहीं यूज नहीं करोगे। बार बार ये चीज लिखी गई है सेक्शन के अंदर। कहने की एप्रोप्रिएशन जो होगी डीआरआर के अंदर, वो आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो वो 30 अप्रैल से पहले करनी होती है। डिबेंचर जिस साल मैच्योर हो रहे हैं उस साल के 30 अप्रैल से पहले पहले आपने करके चलना है। लेकिन कह रहे हैं सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए एडवाइजेबल क्या है कि जैसे ही आपने डिबेंचर अलॉट करे आप उसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर डालो। ठीक है, एज्यूम करते हुए कि कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स हैं। और कई केसेस के अंदर जो डेट ऑफ अलॉटमेंट है वो मिसिंग होती है, तो आप उस केस के अंदर फर्स्ट डे के ऊपर भी क्या कर सकते हो, एप्रोप्रिएशन आप करके चल सकते हो। अब बेटा यहाँ पर जनरल एंट्रीज की बात करके, जनरल एंट्री क्या होती है बेटा, देखो हमने डीआरआर क्रिएट करना होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, डीआरआर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो डीआरआर आई डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा बच्चे, आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो रिसिप्ट करते हैं। अब देखो आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो सीधी बात है उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। इन्वेस्टमेंट करिए उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर आई। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन डीआरआर आई है इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या करके चलोगे, ट्रांसफर करके चलोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं कि जिस टाइम पे रिडम्पशन होगी ना, आपकी जो डीआरआर है आप उसको बेचोगे, तो डीआरआर आई टू बैंक एंट्री हो जाएगी। अब आपने डिबेंचर होल्डर को अमाउंट क्या करना है, ड्यू करना है, तो ड्यू करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। फिर उसके बाद जब पेमेंट करोगे डिबेंचर होल्डर को, एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और जब रिडम्पशन होगी डिबेंचर होल्डर की बेटा, हो जाएगी रिडम्पशन का प्रोसेस खत्म, तो आपने जो डीआरआर क्रिएट करा था वो रिडम्पशन के लिए ही करा था। और जब रिडम्पशन रिडम्पशन बच्चे पूरी हो गई है, तो उसके बाद आपने क्या एंट्री पास कर देनी है, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। बोलो बच्चे, क्लियर है? यस सर। चले आगे। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन है। लमसम मैंने आपको बताया कि हम एक ही लॉट के अंदर क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम पेमेंट करके चल पड़ते हैं। लम्स इंस्टॉलमेंट के अंदर हमने आपको बता दिया कि एक स्पेसिफाइड इंटरवल के ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट हम रिडीम करते रहेंगे। फिर आपका आ जाता है परचेज ऑफ डिबेंचर इन ओपन मार्केट। देखो ये वैसे वो बोल रहा है कि फाउंडेशन के सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, लेकिन बच्चे देखो मैंने फिर भी आपको एंट्री सिखाई है फॉर अ सेफर साइड की, बाय एनी चांस अगर किसी क्वेश्चन में एक ट्रांजेक्शन वो दे दें। और मैं उसका कारण आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों। बेटा ये वाला चैप्टर ना इंटर के सिलेबस में होता था पहले, और इंटर में तो पूरा ही चैप्टर था, इंस्टॉलमेंट वाला भी कह लीजिए, ओपन मार्केट वाला भी होता था, उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वर देयर। आपके सिलेबस में ना बड़ा ही रेस्ट्रिक्टेड सा करके रख दिया है। तो इसी वजह से इस चैप्टर की जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी बात होती है ना, तो मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स आ रहे हैं, ओपन मार्केट वाले पॉइंट आ रहे हैं, बाकी चीजें आ रही हैं, तो वो क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा आईसीआई के मटेरियल पास पेपर आरटीपी में वो आपके साथ बैठ नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये चीजें बेटा थोड़ी सी क्या है आ जाती हैं। तो आपने इन्हीं 8 क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करके चलना है। ठीक है, प्लस जो आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन रहेंगे उसके ऊपर फोकस करके चलना है, अगर कोई है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कंसेप्ट स्ट्रांग रखोगे तो पेपर में क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अब हमने बेटा इसके बाद जो है वो सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चंस के ऊपर हम आते हैं। बेटा सबसे पहले इलुस्ट्रेशन नंबर 3 के साथ चलो शुरुआत करते हैं। एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है उसने 1012% कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करे 100 रुपए वाले। रिडीमेबल कब है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। बेटा 1000 डिबेंचर जो है वो इशू करे हैं। ठीक है, एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपए का है, और ये रिडीमेबल जो है वो कितने टाइम बाद है, 5 ईयर्स बाद है। कह रहे हैं टर्म्स ऑफ इशू के अकॉर्डिंग 5% प्रीमियम पे आप रिडीम करके चल रहे हो, यानी 5% आप एक्स्ट्रा देकर चलोगे। यानी एक डिबेंचर को कितना देकर चलोगे, 105 देकर चलोगे एक डिबेंचर के बदले। डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन था एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कि वो अपनी होल्डिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं, 20% होल्डिंग को इक्विटी शेयर्स के अंदर ऑफ ₹10 एट अ प्राइस ऑफ 20 पर शेयर। कह रहे हैं कि भाई आप क्या करो, जो आपकी होल्डिंग है उसका 20% के बदले में आप ₹10 वाला शेयर 20 रुपए में ले लो, एंड जो बैलेंस है उसके बदले में आप कैश ले लो। कह रहे हैं डिबेंचर होल्डर जिनके पास 20,000 रुपए के डिबेंचर थे, उन्होंने ऑप्ट करा कि हम अपने डिबेंचर को कन्वर्ट कर लेंगे। आपको बताना था कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो इशू करे जाएंगे, और कैश कितना पे करके चलोगे रिडीम करने के लिए ये 20,000 डिबेंचर होल्डर्स को, ₹20,000 के डिबेंचर होल्डर को। चलो बेटा सोचना शुरू करते हैं। बेटा मुझे इतना बताओ, व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम, क्या वो 20,000 है?
अब 20,000 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितने डिबेंचर आ गए? 200 डिबेंचर आ गए। Yes, sir. ठीक है। अब 200 डिबेंचर का अगर मैं 20% निकालूं तो बेसिकली 40 डिबेंचर के ऊपर ऐसा अमाउंट हो गया जिनको हमने शेयर देना है, और 160 डिबेंचर्स के ऊपर जो अमाउंट हो गया वो कैश में जाना है। अब 40 डिबेंचर्स के ऊपर 105 रुपए के हिसाब से 4200 बेटा आपने क्या देके चलना है? इनके 4200 के शेयर्स देने हैं। 20 अगर आपका इशू प्राइस है शेयर का, 20 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे कि 210 इक्विटी शेयर देने हैं। और जो 160 डिबेंचर्स हैं जो कैश लेकर चलेंगे इंटू 105, तो ये आ जाएगा 16,800 रुपए। ये 16,800 जो है ये किस में जाएगा? ये कैश के अंदर जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. इजी क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन वन के ऊपर आओ। कहेंगे एक कंपनी है, कहेंगे उसने 20,000 13% डिबेंचर 100 रुपीज वाले इशू करे हैं जो ड्यू फॉर रिडम्पशन है 1 जुलाई को 2022 को। कहेंगे जो टर्म्स ऑफ इशू है वो क्या थी? 5% प्रीमियम के ऊपर है, और ऑप्शन दिया हुआ था कि 20% जो आपकी होल्डिंग है उसको इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो एट अ प्राइस ऑफ 15 पर शेयर। ठीक है, डिबेंचर होल्डर जिनके पास 2500 डिबेंचर थे डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। अब किसी बच्चे ने यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा और उसने जो है डिड नॉट की जगह अगर यहाँ पे पढ़ लिया एक्सरसाइज, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? तो आपको यहाँ पे ध्यान रख के चलना है डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द डिबेंचर होल्डर। ठीक है, आपको ये बता के चलना है। चलो कैसे कैलकुलेट करके चलेंगे, चलो बताओ जरा। बेटा देखो यहाँ पर अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? सर टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो है वो है 20,000। अब 20,000. 20,000 में से 2500 हैं जो क्या कर रहे हैं? ऑप्ट नहीं करके चल रहे हैं। यानी 17,500 डिबेंचर्स जो हो गए वो ऑप्ट करके चल रही है ना। अब इन Yes, sir. 17,500, अब यहाँ रुपीज नहीं लिखा हुआ, यहाँ नंबर है, नंबर की बात हो रही है। 17,500 का 20% अगर मैं निकाल लूं तो कितना आता है? 500. 3500. कितना? 3500. थर्टी 30. पैंतीस सौ फाइव हंड्रेड Yes. 3,500 ना। तो Yes, sir. 3,500 बेसिकली डिबेंचर्स को हम क्या करने वाले हैं? हम Redeem. Convert. Convert शेयर्स देने करेंगे. वाले हैं। Yes. ठीक है, Convert. और बाकियों को हम कैश देने वाले हैं। तो 3,500 के बदले में अगर आप कैश देके चलोगे मतलब आप, तो इनकी रिडम्पशन वैल्यू कितनी होगी? सर 3,500 इनको शेयर देके चलोगे तो 3,500 मल्टीप्लाई बाय 105, 5% प्रीमियम पे था ना। तो 3,500 मल्टीप्लाई बाय 105 कर लो, या 3,500 इंटू 100 प्लस 5% कर लो। आपका कितना आ रहा है? 3,67,500। अब थ्री Yes. सिक्स सेवन फाइव हंड्रेड को जब आप 15 से बेटा डिवाइड करोगे, जो कि इस केस के अंदर क्या है? इशू है, प्राइस है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके पास क्या है? इलुस्ट्रेशन नंबर 4। बोलो क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. इलस्ट्रेशन नंबर 4, बैलेंस शीट जो है बी कंपनी लिमिटेड की, एक अनलिस्टेड कंपनी। देखो साफ साफ दे रहे हैं ना, वो अनलिस्टेड कंपनी है, अदर देन एआईफाई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, एचएफसी। तो बेटा मुझे बताओ क्या यहाँ पर आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा? आंसर है यस, 10% Yes, डीआरआर sir. क्रिएट करना पड़ेगा। क्या डीआरआर आई की रिक्वायरमेंट रहेगी? वो तो हर जगह ही है 15%, तो डीआरआर आई की रिक्वायरमेंट भी आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? अब क्या क्या Yes. गिवन है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है एक, एक 20 की। नोट्स में गए 12% डिवेंचर है एक 20 के। वो कहता है कि एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बेटे को, बेटा बोनस इशू और राइट इशू एक ऐसा चैप्टर है जो आप इग्नोर करके नहीं चल सकते, क्योंकि बोनस इशू राइट इशू में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता ना, वो दूसरी जगह टेस्ट कर लेगा, जैसे इस क्वेश्चन में कर गया। कह रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन दिया है कि वो एक शेयर परचेज कर सकते हैं 10 रुपए वाला एट 15 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड प्रायर टू बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। और ये ऑप्शन हर एक शेयर होल्डर ने लिया। मतलब हमने यहाँ पे राइट शेयर इशू करे हैं, तो राइट शेयर्स की यहाँ पर एंट्री पूछ ली। फिर कह रहे हैं कि 5 शेयर के बदले में एक बोनस शेयर देकर हम चल रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं आपको डिबेंचर्स जो हैं वो रीपे करके चलने हैं एट अ प्रीमियम ऑफ कितना? 3%। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर मैं राइट शेयर्स निकालूं तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने? सर शेयर कैपिटल जो है वो 2 लाख की है, और बाइफर्केशन में गिवन है 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच जो इशूड है। तो 20,000 का 1/4 कितना आ गया बेटा? 5,000 शेयर्स आ गया। अब नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने इशू होंगे? 20,000 शेयर्स पहले से थे, 5,000 शेयर और हो गए राइट वाले, उसका 1/5 बेटा 5,000 शेयर आपके क्या हो गए? बोनस शेयर हो गए। अब आप एंट्रीज पास करोगे सबसे पहले राइट इशू की, तो 10 का शेयर 15 में मिल रहा है, और नंबर ऑफ शेयर है 5,000। तो 5,000 इंटू 15, बैंक के अंदर 75,000, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर 50, और सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर 25,000। उसके बाद बोनस शेयर इशू करें हैं, तो बोनस की एंट्री बेटा आप लोगों ने सीखी हुई है।
हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे प्रॉफिट एंड लॉस ही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। और उसके अलावा ये सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या ये भी तो यूज हो जाएगा? क्योंकि बोनस शेयर्स कैसे इशू करे जा सकते हैं, आउट ऑफ सीआरआर, आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम और आउट ऑफ फ्री रिजर्व। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ये जो 25,000 का है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब कितने बोनस शेयर्स हैं, 5,000, 5,000 की नॉमिनल वैल्यू कितनी, 50,000। तो 25,000 ये यूटिलाइज कर लूं, बाकी मैं पी एंड एल में से उठा लूं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, पी एंड एल टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आपकी ये एंट्री होगी। यहां तक सिंपल। अच्छा, अब आपने क्या करना है, डिबेंचर्स को रिडीम करके चलना है, राइट? अब डिबेंचर्स को मुझे रिडीम करके अगर चलना है, तो मुझे इतना बताना कि 1,20,000 रुपए के बच्चे डिबेंचर है, और हमने रिडम्पशन करनी है 3% प्रीमियम पे। 1,20,000 के ऊपर अगर मैं 10% निकालूं तो होता है 12,000। तो 12,000 तो मुझे डीआरआर के अंदर ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू डीआरआर एक एंट्री हो जाएगी 12,000 रुपए से। डीआरआर हम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, Yes. अब ये जो इन्वेस्टमेंट हमने, अब आपने डीआरआर क्रिएट कर दिया, अब मुझे क्या करके चलना है, मुझे इन्वेस्टमेंट भी तो करके चलनी है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि हम इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, और जिस टाइम पे जरूरत होगी रिडम्पशन कर लेंगे इन्वेस्टमेंट की। तो जब इन्वेस्टमेंट करूंगा, डीआरआर आई टू बैंक एंट्री पास कर दूंगा। बेसिकली रिडम्पशन के लिए जो हमने डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट कर दी वो भी कितना, 15%। तो 1,20,000 रुपए का 15%, 18,000। अब आपने क्या करना है, ड्यू की एंट्री करोगे, तो ड्यू की एंट्री आप कैसे करोगे, 12% डिबेंचर्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1,20, 3,600 और 12,300। अब ये जो प्रीमियम है इसको राइट ऑफ करेंगे। इसको राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस को यूज कर लो, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस ही है क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब यस क्या सर। करना है, अब जब रिडम्पशन की बारी आएगी तो इन्वेस्टमेंट बेचूंगा, इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो डीआरआर आई टू बैंक होगा। अब इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का मुझे रेट नहीं कीमत था, अगर किसी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का रेट दिया होगा तो वहां पर डेफिनेटली आप इंटरेस्ट भी कंसीडर करके चलोगे। ठीक है, अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करोगे तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक एंट्री हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा बताओ जरा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा, जो डीआरआर होगा उसको आप ट्रांसफर करके चलोगे किसके अंदर, कैपिटल रिजर्व के अंदर आप क्या करके चलोगे, ट्रांसफर आप बच्चे करके चलोगे। ठीक है, क्योंकि डीआरआर जिस पर्पस के लिए क्रिएट करा गया था दैट पर्पस हैव बीन डन। तो अब आप उसको किसमें ट्रांसफर करके चलोगे, कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफर कर दोगे। डन क्वेश्चन, सॉरी जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दोगे, नॉट इन जनरल कैपिटल रिजर्व। रिजर्व, जो रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। डन, यस सर। यस सर। इजी। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 के ऊपर। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 देखें। कह रहे हैं कॉस लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन एआईएफआई बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी एचएफसी। बेटा ये पढ़ते ही दिमाग आपका कहाँ जाना चाहिए, डीआरआर एज वेल एज डीआरआर आई। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में डीआरआर की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब मेरे डिबेंचर हैं कितने के, 12% डिबेंचर हैं 1,80 के। 1,80 का 10% होता है 18,000। 18,000 डीआरआर होना चाहिए। बेटा 18,000 का डीआरआर ऑलरेडी है, तो अब यहां पर डीआरआर क्रिएट करने की आपको एंट्री नहीं पड़ेगी क्योंकि डीआरआर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात करके चलें तो 1,80,000 का 15% कितना होता है, 27,000। और 27,000 का बेटा डीआरआर आई जो है वो मेरे पास ऑलरेडी है, तो यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट की एंट्री भी नहीं करनी। अब आगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। देखो पहली रिक्वायरमेंट वही बोली, कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन दिया है कि भाई आप एक शेयर परचेज कर सकते हो 10 वाला फॉर एवरी 4 शेयर्स। फिर अगली एंट्री वही बोनस वाली। फिर कह रहे हैं डिबेंचर्स को आपने क्या करके चलना है, रीपे करके चलना है एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। तो मुझे बताओ क्या क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नया आया है, वही डिटो नो। सेम क्वेश्चन है। Yes, sir. बस इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में फर्क क्या था, इस क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में हमने डीआरआर और डीआरआर आई जो है वो हमने खुद क्रिएट करा था, इन्वेस्टमेंट करी थी। इस क्वेश्चन में वो इन्वेस्टमेंट जो है बच्चे वो ऑलरेडी हो रखी है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले राइट इशू की एंट्री। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 30,000। 30,000 का 1/4 7,500। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म। अब ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये यूज हो सकता है बोनस टू शेयर होल्डर के लिए। मेरे पास अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 30,000 पहले से थे, 7,500 राइट शेयर हो गए, 37,500। 37,500 का 1/5 कितना हो गया, 7,500। तो 7,500 का इंटू 10 करेंगे 75,000। अब 75,000 आपका ये आ गया। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
अच्छा, अब जो आपके डिबेंचर्स हैं वो रिडीम करने हैं तो ड्यू करोगे पैसा। डिबेंचर्स कितने थे? 12% डिबेंचर्स थे। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। इस प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब इन्वेस्टमेंट आपके पास ऑलरेडी थी इस क्वेश्चन में, बस उसको तो बेचेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? DRRI। और क्या आ जाएगा? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट Order टू बैंक। to फिर bank. पेमेंट करोगे और उस पर DRR को जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दोगे, बेटा खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा आ गया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लिब्रा लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। बेटा देखो, अब लिस्टेड कंपनी है, मुझे बताओ क्या लिस्टेड कंपनी के केस में क्या DRR की रिक्वायरमेंट रहेगी? No. आंसर है No, नो sir. सर, DRR की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन बेटा क्या DRRI की. DRRI की रिक्वायरमेंट रहेगी? यस सर, Yes. DRRI की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। कह रहे हैं नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। देखो बेटा, अब यहाँ पे पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर आ गया, तो आप जानते हो कि हम क्या करके चलते हैं। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई हमने शेयर्स कितने देके चलने हैं और अदरवाइज कितनी पेमेंट करके चलनी है, वो हमें कैलकुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है। अब उसने बोला है 2 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, इशू प्राइस 100 का है, कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिबेंचर दे रखे हैं 60%, डेट 60% है, और डेट ऑफ कन्वर्जन गिवन है ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द इशू। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। कह रहे हैं कि कन्वर्टेबल पोर्शन 60% है और कन्वर्जन कब हो रही है? 6 महीने बाद। 6 महीने कब से? क्लोजिंग ऑफ इशू से। 1 मई को क्लोजर हुआ है, 1 जून को अलॉटमेंट हुई है। डिबेंचर रेट 15% है अलॉटमेंट से। आपको इक्विटी शेयर जो कन्वर्जन पे देने हैं उसकी वैल्यू है 60, फेस वैल्यू 10 है, यानी 50 रुपए का प्रीमियम। नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड फॉर 2 लाख है। इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली है, 30 सितंबर और 31 मार्च को। पहली एंट्री कब हो जाएगी? क्या पहली एंट्री 1 मई को हो जाएगी, जिस टाइम पे मेरे पास डिबेंचर के लिए पैसा आएगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना? Yes, sir. 2 लाख एक मल्टीप्लाई बाय तो 100, 2 करोड़. सीधा 2 करोड़। अब Yes, डिबेंचर sir. एप्लीकेशन टू 15% परसेंट डिवेंचर. डिबेंचर, ठीक है, Yes. वो आ जाएगा आपका। अब जिस टाइम पे हमने क्या देखा कि जिस टाइम पे डिबेंचर इशू करे जाते हैं, क्या हमने वहीं पढ़ा था ना कि उसी टाइम पे आपको क्या कर देना चाहिए? इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर इन्वेस्टमेंट. देनी चाहिए। तो DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक उसी टाइम पे एंट्री हो जाएगी। क्वेश्चन आता है सर अमाउंट कितना? ठीक है, अब कितनी इन्वेस्टमेंट आप करके चलोगे? बेटा आप उतनी ही इन्वेस्टमेंट करके चलोगे ओनली फॉर द नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। अब 2 करोड़ जो है वो तो टोटल है, 2 करोड़ में से जो आपका 60% है, ठीक है, वो आपका कन्वर्टेबल पोर्शन है। तो आपका नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन कितना हो गया? 40%। तो 2 करोड़ का 40% और उसका 15%, तो इतना DRRI में जाएगा। ये पॉइंट था बेटा जो सीखने वाला था, ठीक है, उतना क्या जाएगा? DRRI में जाएगा। अब यहां पर आपको जो है अब आपको ये भी दे रखा था कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट के बारे में बेटा कुछ बोला हुआ था। अब हाफ ईयरली अगर इंटरेस्ट के बारे में बोला तो 30 सितंबर को मुझे बताओ क्या इंटरेस्ट देकर चलोगे? अब 30 सितंबर को जब आप इंटरेस्ट दोगे तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकालोगे? अलॉटमेंट से निकलेगा इंटरेस्ट। अलॉटमेंट हुई है 1 जून को, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने का इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को दोगे, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बैंक 4 महीने का इंटरेस्ट, राइट। Yes, sir. Yes. अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ था जो कन्वर्जन हो रही है वो 6 महीने के बाद हो रही है क्लोजर से, और क्लोजर कब हो रहा था? 1 मई को। 1 मई से 6 महीने काउंट करो, जून, मई पूरा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर को 6 महीने पूरे हो रहे हैं। तो 31 अक्टूबर को कन्वर्जन वाली एंट्री पास कर दोगे, 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना कन्वर्जन? 2 करोड़ का 60%, 1 करोड़ 20 लाख। अब 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो है उसको किससे डिवाइड करेंगे? इशू प्राइस 60 रुपए से, तो कितने शेयर इशू करेंगे? 2 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना चला गया? 20 लाख, बाकी चला गया प्रीमियम के अंदर। अब 31 मार्च को बेटा आप फिर से इंटरेस्ट देकर चलोगे। 31, हाँ जी बच्चे, बेटा नेट का इशू आ गया था। बेटा बाकी के लिए बस एंट्री मत करने बैठ जाना, ठीक है, बाकी की वो रिडम्पशन मत करने बैठ जाना, उसने सिर्फ कन्वर्जन ये भी यहाँ पे बात करके चली थी, ठीक है। तो अब आप क्या करके चलोगे मुझे बताओ? अब एंड में जाके इंटरेस्ट दोगे, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बैंक, बेटा दिस इज द एंट्री जहां पर काफी बच्चे गलती कर जाते हैं, यहाँ ध्यान रखना। बेटा अब देखो हुआ क्या, आपने बेटा देखो 31 अक्टूबर को 1 करोड़ 20 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम करती है बाय कन्वर्जन। इनको एक Yes, sir. महीने का इंटरेस्ट तो मिलेगा ना,
30/9 से 31 अक्टूबर, इनको एक महीने का इंटरेस्ट तो देकर चलोगे, तो एक महीने का इंटरेस्ट इनका आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बैंक। ठीक है, कितना यस। अमाउंट, 1 करोड़ 20 लाख के ऊपर 15%, और जो बाकी 80 लाख हम। है उसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। उसके ऊपर तो कितने यस सर। महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, उसके ऊपर 6 महीने का ही निकलेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कितना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ ईयर आप वो ट्रांसफर करके चलोगे। बोलो बच्चे, क्लियर है? यस डन। सर। अब आ जाओ इलुस्ट्रेशन नंबर 2 के ऊपर। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 क्या था, कहेंगे द फॉलोइंग बैलेंसेस आर पेड इन द बुक्स ऑफ द पैराडाइज लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी। अब अगेन अनलिस्टेड कंपनी दे रखी है आपको एक। अब यहाँ पर कह रहे हैं अकाउंट्स कि बनाने से। 12% डिबेंचर है 7.5 लाख रुपए के। बैलेंस ऑफ डीआरआर है 25 का। डीआरआर इन्वेस्टमेंट जो है वो 1/12/500 की है, रिप्रेजेंटेड बाय 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बेटा एक टाइपिंग मिस्टेक आपके यहाँ पे रुपीज वर्ड लिखा हुआ है साथ में। ठीक है, वो रुपीज वर्ड जो है वो इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े इसके अंदर बेटा, चल सकता हूँ आगे। यस सर। यस हम्म, सर। ओके बच्चे। अब वो आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कह रहे हैं एनुअल कंट्रीब्यूशन जो डीआरआर को करते हैं वो 31 मार्च को जाते हैं हर साल। 31 मार्च 22 को जो बैलेंस है बैंक के अंदर वो 7.5 लाख रुपए था, बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहे हैं इंटरेस्ट मिलने से पहले। इन्वेस्टमेंट जो है वो रिलाइज हुई है एट पार फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन अबव डेट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को अपने पार पे रिलाइज करा है और रिडम्पशन जो है वो 10% प्रीमियम पे है। तो बेटा ये आप लोगों को क्या दे रखी है, डिटेल दे रखी है। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं फिर। अब कैसे करेंगे बेटा मुझे बताओ। हाँ जी, बार आपको डिबेंचर अकाउंट बनाना है, डीआरआर अकाउंट यस। बनाना है, डीआरआर यस सर। इन्वेस्टमेंट बैंक और डिबेंचर होल्डर। सबसे पहले चारों सारे अकाउंट के ना वही बना लो, फॉर्मेट बना लो। डिबेंचर अकाउंट में आओ। डिबेंचर है 7.5 लाख रुपए की, क्रेडिट बैलेंस होगा डिबेंचर का, तो बाय Yes. बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 7.5 लाख रुपए 1 अप्रैल 21 को। डीआरआर अकाउंट का बैलेंस है 25,000 रुपए, ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 25,000 रुपए। डीआरआर इन्वेस्टमेंट के अंदर 1,12,500 आपका ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैंक के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा, 7.5 लाख रुपए 31 मार्च का। डिबेंचर होल्डर का अकाउंट अभी बना देंगे, कोई एंट्री आनी नहीं। अच्छा अब जरा ध्यान दो, आपका बेटा जो बैलेंस है डीआरआर के अंदर वो है 25,000। ठीक है, और आप जो डिबेंचर्स बेटा देखो आपके हैं वो है 7.5 लाख रुपए के। अगर मैं डीआरआर की बात करके चलूं तो 7.5 लाख रुपए का 10% तो होता है 75,000। आपका यस सर। डीआरआर ऑलरेडी कितने का है, 25 का है, यानी 50,000 का मुझे डीआरआर के अंदर और अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 50,000 जब डीआरआर में ट्रांसफर करूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर एंट्री हो जाएगी बेटा। ये हो गया प्रॉफिट यस एंड सर। लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, और ये 50,000 की एंट्री बेटा आप लोगों ने क्या करके करके दिखानी है। ठीक है, फिर बेटा अच्छा मुझे उसके बाद बताओ क्या करेंगे सर, इन्वेस्टमेंट को चेक कर लेते हैं। 7.5 लाख रुपए का 15% 1/12/500 ही होता है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी ओके है। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला था कि एनुअल कंट्रीब्यूशन जो है वो करते हैं। अच्छा, 31 मार्च को इंटरेस्ट रिसीव करने से पहले बैलेंस 7.5 लाख रुपए है, तो बेटा क्या पहले मैं इंटरेस्ट रिसीव कर लूं। मेरी यस इन्वेस्टमेंट सर। है 1/12/500 की, 1/12/500 के ऊपर 10%। ठीक है, 11,250, तो 11,250 रुपए का इंटरेस्ट ऑन डीआरआर आ जाएगा। अब यहां पर बच्चा गलती क्या कर देता है, डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट देना है, यानी जो हमारे एग्जिस्टिंग डिबेंचर है 7.5 लाख रुपए के, कहेंगे उसको जो इंटरेस्ट देना है बेटा, उसके ऊपर बच्चा क्या कर देता है, इंटरेस्ट निकाल देता है। बेटा वो गलत है, पता है क्यों? क्या उसने ऐसा बोला है कि हमने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी? वो ये कह रहा है कि आपने रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है स्पेसिफिकली, कि 7.5 लाख रुपए बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मीन हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि इंटरेस्ट की पेमेंट हो चुकी हुई है। ठीक है, 31 मार्च तक की। डन है, तो आगे बढ़ सकता हूँ बेटा। यस सर। हाँ जी, आगे बढ़े ना। यस सर। यस सर। अब इसके बाद क्या होगा बताओ जरा। अब आप डिबेंचर जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेचोगे, इन्वेस्टमेंट को बेचोगे। पहले चलो ड्यू कर लोगे एंट्री, ड्यू करो, डिबेंचर होल्डर को क्या देना है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, 7.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 10%, 75,000 हो गया। ठीक है, तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये देखो बेटा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डन। अब आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट बेचोगे, इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर आए,
है ना। तो ये लो बेटा, ये आ गया बैंक टू DRR है, पार पे बेचिए एक बार आप 500 पे। डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करोगे तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ क्लोजिंग करनी है। ये जो 12% डिबेंचर था, ये तो डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका 8% DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो वैसे ही क्लोज हो गया। बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा। डिबेंचर होल्डर को टू बैंक से आपने एंट्री कर दी हुई है, बचा सिर्फ DRR अकाउंट। DRR अकाउंट के अंदर जनरल रिजर्व के अंदर हम ये ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि अब इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या हो गया हुआ है, खत्म हो गया हुआ है। बेटा हो गए सारे क्वेश्चन। ठीक है, यस। आई थिंक इलुस्ट्रेशन नंबर 1 रह गई है सिर्फ, है ना। यस सर, उसमें भी वही है, सेम ही अकाउंट ही है सर। काउंट ही है, लेकिन उसमें आई थिंक हाफ ईयरली अकाउंट्स हैं बस, है ना। यस सर। वो हो जाएगा क्वेश्चन खुद से। यस सर। बेटा Yes, हो गया, पूरा पूरा चैप्टर कवर हो गया यस सर। कितने sir. मिनट में? 50 मिनट। लेस देन 50 मिनट। यस सर। बच्चे देखो, ढंग से रिवाइज करोगे तो किसी चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा। मैं वही कह रहा हूँ, देखो जो चैप्टर हमारे सुपर इजी वाले हैं, ठीक है, लिमिटेड सा कंटेंट है, आपका बोनस इशू, राइट इशू, अगर ढंग से रिवाइज करने पे आओगे आधा घंटा 40 मिनट बहुत है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, मैंने चलो फास्ट ट्रैक स्पीड में चलाऊ मैं, आप लोग चलो कर लोगे सवा घंटा, 1.5 आवर मोर देन सफिशियंट है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1.5 आवर मोर देन सफिशियंट है उस चैप्टर के लिए भी। इशू ऑफ डिबेंचर अगेन 1 आवर बहुत होता है। शेयर कैपिटल, ठीक है, कई बच्चों को बीच में गलती कर देते हैं शेयर कैपिटल में, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 2 घंटे बहुत है। तो अगर आप बच्चे ढंग से रिवीजन करके चलोगे ना, यू विल रियलाइज कि आप अकाउंट्स का सिलेबस आराम से 2 दिन के अंदर बच्चे रिवाइज कर सकते हो, 2 से ढाई दिन के अंदर। बस वही बात है कि आप लोगों ने बिल्कुल एक, कह लो, डेडिकेशन के साथ सीरियस होके ढंग से पढ़ोगे तो आराम से 2.5 महीने 2.5 दिन में सिलेबस होता है। हाँ, आपको टाइम किस चैप्टर्स में लगेगा, डिसोल्यूशन में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है यूजुअली बच्चों का, गलतियां कर देते हैं, स्पेशली कहाँ पे, पीसमिल वाले मेथड में। तो उसके अंदर थोड़ा टाइम दो आप लोगों का। फिर जो चैप्टर हो गया डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में जो नए कंसेप्ट हैं, जैसे रीवैल्यूएशन वाला कंसेप्ट हो गया, या आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 1 है स्टडी मटेरियल का, दैट इज समथिंग जिसके ऊपर आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अमोर्टाइजेशन का कंसेप्ट हो गया। फिर उसके बाद हम बात करके चलें तो आपको कहाँ टाइम लगेगा, आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा फाइनल अकाउंट्स में, थोड़ा टाइम आपका लगेगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में, NPO में। एनपीओ तो में। इन चैप्टर के ऊपर टाइम दीजिए बच्चे। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर कौन से वाला टॉपिक है जिसके ऊपर हम कहेंगे कि हाँ थोड़ा सा हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए, अदर देन डेथ। डिसोल्यूशन, तो वो है डेथ डेथ। वाला चैप्टर। ठीक है, कि जिसके अंदर गलतियां कहीं ना कहीं बच्चा करता है, एडमिशन रिटायरमेंट में बच्चा गलतियां नहीं करता, बेसिक्स में गलतियां नहीं करता, गुडविल में गलतियां नहीं होती। ठीक है, वो चैप्टर्स हो जाते हैं। डन है। तो बच्चे आपका यस। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है वो रिवाइज हो चुका हुआ है।